प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स हो गए हैं और प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी अब शुरू कर देनी चाहिए। तो बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी कहानियाँ हमारे कोर्स में हैं। तो आज मैं आपको हमारी किताब की पहली कहानी उसने कहा था पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपसे पिछले वीडियो के बारे में एक चर्चा कर लूँ। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने एक वाक्य का प्रयोग बार बार किया था कि ये निबंध विभिन्न जातियां जो भारत में आई उनके सामूहिक समन्वित योगदान को दिखाता है। बाद में मुझे लगा कि मुझे ये आपको स्पष्ट करना चाहिए था, जब मुझे कुछ मित्रों ने टोका कि जाति शब्द का अर्थ यहाँ पे वो नहीं है जो वर्तमान समय में हम जाति भेद के संदर्भ में काम लेते हैं। यहाँ जाति मैंने रेस के अर्थ में काम लिया था। विभिन्न समुदाय जो समय समय पर आए, जैसे हूण, शक, कुषाण, मंगोल, आर्य, मुगल, पठान, ये सब जाति यहाँ मैंने उस अर्थ में काम में लिया था। दरअसल ये उनके समन्वित योगदान के बारे में बात करने के लिए था। यदि बहुत सरल शब्दों में कहें तो आचार्य द्विवेदी यह कहने की कोशिश कर रहे थे, जो मशहूर शायर राहत इंदौरी ने अपने एक शेर में कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दरअसल वही बात उस निबंध में थी। जाति जो वर्तमान संदर्भ में है वो भेद जो है वो विषमता है। यहाँ आचार्य द्विवेदी भिन्नताओं का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। भिन्नताएं हैं दुनिया में, हम अलग अलग समुदायों से हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ साहचर्य और मिलकर के रहना आना चाहिए। लेकिन विषमता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे बचा के रखा जाए। जाति भेद जो वर्तमान संदर्भ वाला जाति है वह विषमता है, उसे दूर किया जाना चाहिए, उस भेद को खत्म किया जाना चाहिए। शेष सब भिन्नताएं जो हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तो यह बात तो पिछले निबंध के बारे में हुई। अब बात करते हैं उसने कहा था कहानी के बारे में। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगा कि मैं व्हाट्सएप पे आपको कहानी भेज रहा हूँ, पहले कहानी पढ़ लें, कहानी पढ़ने के बाद ही यह वीडियो देखें, वरना फिर स्पॉइलर अलर्ट जैसा मामला हो जाएगा कि कहानी पढ़ने से पहले ही आपको उसका सार पता लग जाएगा और कहानी का सारा मज़ा खत्म हो जाएगा। यह कहानी बिल्कुल हिंदी फिल्मों जैसी है कि जिसमें आपको एक रहस्य बुना जाता है और वो रहस्य फिर अंत में जाके खुलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहानी पढ़ने से पहले ही अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो बिल्कुल उस चुटकुले जैसी कहानी हो जाएगी कि जब गुप्त फिल्में देखने दो लड़कियां जा रही थी इंदौर में, उन्होंने रिक्शे वाले को 5 रुपया कम दिया तो रिक्शे वाले को इतना गुस्सा आया कि उसने बता दिया कि खूनी काजोल है, लो देख लो फिल्म। तो ये वाला मामला इस कहानी के साथ ना हो, इसके लिए पहले आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। यह कहानी हिंदी की एकदम शुरुआती कहानियों में से एक है। बिल्कुल पहली तो नहीं है, इससे पहले हिंदी की कई कहानियाँ मिलती हैं। 1915 में एक कहानी लिखी गई थी। हिंदी कहानी का इतिहास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होता है। बंग महिला की धुलाई वाली, माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इंदुमती, ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जो इससे पहले आई हैं। लेकिन राजेंद्र यादव की एक किताब है हिंदी कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति नाम से। उस किताब में वे लिखते हैं कि अगर हम हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भले ही तकनीकी रूप से इससे पहले कितनी भी कहानियाँ मिल जाएं, हिंदी की कहानी की कला की सभी कसौटियों पर पूरी खरी उतरने वाली पहली परिपक्व कहानी अगर कोई है तो वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था ही है। तो इस कहानी को हिंदी की एकदम प्रारंभिक कहानी होने का श्रेय हासिल है। तकनीकी रूप से पहली नहीं है, लेकिन अपनी परिपक्वता की दृष्टि से ये पहली परिपक्व कहानी है। गुलेरी जी बड़े ज़बरदस्त व्यक्ति थे। गुलेरी जी ने अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी, 3 पूरी कहानियाँ लिखी। एक सुखमय जीवन, दूसरी बुद्धू का कांटा और तीसरी उसने कहा था। और यह हिंदी कहानी की दुनिया में बहुत कम हुआ है, शायद अकेला उदाहरण है कि जहाँ सिर्फ 3 कहानियाँ लिख करके एक आदमी हिंदी कहानी के इतिहास में अमर हो गया, वो भी खास तौर पे इस एक कहानी के कारण, कि एक कहानी के कारण आज हिंदी कहानी के इतिहास में उनके बिना बात पूरी नहीं हो सकती है। वैसे तो वे मूल रूप से आलोचक थे, संस्कृत के प्राध्यापक थे, राजस्थान में ही रहे, जयपुर में रहे बहुत समय, अजमेर में मेयो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने राजस्थान को बनाया था। तो राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक विभूतियों में गुलेरी जी का नाम है। उनकी पत्रिका थी समालोचक, जिसके लिए उनको जाना जाता है। उनको उनके निबंधों के लिए भी जाना जाता है। शायद आपके कोर्स में उनका एक निबंध भी 3rd ईयर में हो सकता है, नहीं है।
लेकिन उनकी कहानी ये अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसने कहा था, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कहानी एकदम सस्पेंस के साथ चलती है। कहानी की खास बात यह है कि कहानी छलांग लगा लगा के अलग अलग कालखंडों में जाती है। कहानी शुरू हो रही है लगभग 1890 ईस्वी के आसपास से। जैसा कि मैंने बताया, कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई है, तो कहानी शुरू हो रही है 1890 के आसपास से। बड़े मज़ेदार तरह से शुरू होती है। अमृतसर की गलियों से कहानी शुरू होती है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। अमृतसर के बम्बू काट वाले, मतलब वो जो गाड़ी चलाने तांगे वाले जो हैं, उनको बम्बू काट वाला कहा गया है। वो जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो कैसे गालियाँ देते हैं। वो गालियों में भी प्रेम होता है। अरे हट जा पुत्रा वाली, अरे हट जा लंबी जानिए, मने कि तू जीने योग्य है, तू लंबे भाग्यों वाली है, तू पुत्रों वाली है, कहाँ मेरे सामने आकर के अपनी जान गंवाना चाहती है। तो ऐसे प्यारे होते हैं बम्बू काट वाले अमृतसर के। वहाँ उस अमृतसर के उस गलियों में एक लड़का और एक लड़की, छोटे बच्चे, दोनों एक दुकान पे मिला करते हैं। लड़का जो है, उसके बालों से पता चल रहा है कि वो सिख है, मतलब बाल काटे नहीं है, बड़े लंबे बाल हैं। दाढ़ी मूछ तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे की हो नहीं सकती। वो अपने मामा के लिए दही लेने आता है और ये रसोई के लिए बढ़िया। दोनों एक हलवाई की दुकान पे मिलते हैं और वहाँ पे बच्चा उस बच्ची से बार बार एक ही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? इसके जवाब में वो धत कह के भाग जाती है हर बार। और एक बार ऐसा होता है कि हर दिन यही होता है, तेरी कुड़माई हो गई धत। एक दिन वो पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? तो वो कहती है, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, मतलब जो उसका ओढ़ना है वो दिखाती है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर घर पहुंचा। यानी कि हमारा ये जो बालक है ये देवदास हो गया। अचानक कहानी यहाँ बदल जाती है और कहानी लौट के वर्तमान काल में आती है 1914। ये कहानी 1915 में छपी, शायद 14 के अंत में गुलेरी जी ने लिखी थी। तो वर्तमान काल में कहानी लौट करके आती है और ये कहानी सीधे पहुंच जाती है जर्मनी। ये कहानी पहुंच जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान में। प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है जर्मनी में। जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई थी। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड का गुलाम था, इसलिए इंग्लैंड की सेना का हिस्सा था। इंग्लैंड फ्रांस का साझीदार था, इसलिए भारत जर्मनी के खिलाफ, भारतीय सैनिक जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन की सेना में लड़ रहे थे। तो ये कहानी सीधे जाके पहुंच जाती है जर्मनी। कहानी 5 हिस्सों में है। मैं पहले आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी 5 हिस्सों में है। पहला हिस्सा अमृतसर 1890, तेरी कुड़माई हो गई धत, हाँ हो गई, देखते नहीं हो रेशम से कड़ा सालू, और लड़का बेचारा ऐसा देवदास बन गया कि किसी अंधी वैष्णवी से टकरा के अंधे की उपाधि पाई और जाने किससे टकराया, क्या हुआ, आपने वो सब देखा। इसके बाद कहानी सीधे जर्मनी पहुंची। जर्मनी में ये कुछ सिख हैं, सिख बटालियन है जो कि जर्मनी के खिलाफ लड़ रही है। दूसरा पूरा खंड जो है वो उनके मजाक हैं, उनके आपस में गपबाजियाँ हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हम जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर रहे हैं। वो पूरा कहानी है, वो किस्से सुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और उसके बाद तीसरे खंड में जाकर के कहानी थोड़ी सी तनाव में आती है, जहाँ पे कि इनका एक अफसर जो है वो लौट करके आया है और यहाँ आपको अचानक, यहाँ तक आपको कहानी के मुख्य पात्र का परिचय मिल गया है, जो है लहणा सिंह। ये लहणा सिंह दरअसल वही है जो बचपन में उस बच्ची से पूछा करता था। लेकिन अभी आपको कहानी में पता नहीं चला है कि पहले खंड और दूसरे खंड का जो पात्र है वो एक ही है। ये आपको आखिरी में जाके 5वें हिस्से में पता चलेगा। दूसरे हिस्से में लहणा सिंह, वजीरा सिंह कहानी के मुख्य पात्र आपके सामने आ गए हैं। तीसरे हिस्से में एक जर्मन है जो भेष बदल करके इनका कैप्टन बन करके यहाँ आ गया है। ये बड़ा मज़ेदार है। वो कैप्टन बन करके आ गया है भेष बदल करके। उसका इरादा है इन लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ रोके रखना और जर्मन फौज अटैक करे तो इस खंडे पर कब्जा कर लेना। लेकिन अचानक जब वो लहणा सिंह को सिगरेट ऑफर करता है, लहणा सिंह को 1 मिनट में समझ आ जाता है कि ये कैप्टन जो है ये नकली है। लेकिन इसको पहचाने कैसे? तो इसको पहचानने के लिए वो ट्रिक्स काम में लेता है कुछ।
क्यों सिगरेट ऑफर करने पे क्यों समझ जाता है, समझ गए ना, इसलिए क्योंकि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं और ये बात उसके कैप्टन साहब जानते थे। तो ये कैप्टन नहीं है, कैप्टन के बेस में कोई बहरूपिया है, ये जांचने के लिए लहणा सिंह कुछ बोलता है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर, क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मुझे यहाँ कहाँ याद है, 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। ध्यान दे रहे हैं आप, खोता मतलब गधा, जब आप खच्चर गधे पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने रह गया था। अब्दुल्ला नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम है, तो वह मस्जिद में जाएगा, मंदिर में नहीं। तो वह चला करके गलत सलत बातें बोल करके जांच करने की कोशिश करता है कि कैप्टन साहब असली है या नहीं, और कैप्टन साहब पकड़े जाते हैं कि वो नकली कोई जासूस है जो भेष बदल करके कैप्टन बन के आ गया है। चौथे सेक्शन में लहणा सिंह, इस समय सब फौज जा चुकी है या सिर्फ 8 लोग हैं। लहणा सिंह जगाता है वजीरा सिंह को और कहता है होश में आओ, क्या कयामत आ गई? वो पूछता है, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? हाँ, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, रात का समय था ना, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया, तब पकड़ में आया। मतलब सोहरा मतलब ससुरा। यहाँ पे मैं भाषा पर बात करूंगा आगे, तब आपको पता चलेगा गुलेरी जी ने भाषा का कितना ज़बरदस्त प्रयोग इस कहानी में किया है। और वातावरण तो आप देख ही रहे हैं, पूरा जर्मनी का पूरा असली वातावरण प्रस्तुत कर दिया है। और इसके बाद में फिर वो चुपचाप अपने साथी को भेजता है बाकी साथियों को बुला के लाने के लिए। बाकी साथी बुला के लाते हैं। जर्मन फौज जब अटैक करती है तो दोनों ओर से हिंदुस्तानी सिख बटालियन के सिपाही उनको घेर लेते हैं और वो मारे जाते हैं। और यहाँ पे बीच में एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब वो कहता है कि चलो खंडक के पीछे से निकल जाओ, तुम जाके बुला के लाओ बाकियों को, तो लेना, तो वजीरा सिंह कहता है हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहणा सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा हादसा है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। अब जो डायलॉग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। यानी उसका आप लहणा सिंह की हिम्मत देखते हैं, उसकी दिमागी चतुराई देखते हैं, और कहानी में थोड़ा सा हास्य का भी संचार होता है, जहाँ वो लेफ्टिनेंट साहब को झूठ बोल करके और कैसे उनको उनकी असलियत पहचान लेता है। ये सारा कहानी में बड़े मज़ेदार तरह से दिखाया गया है, पढ़िएगा। कहानी कई बार सुनाने में नष्ट हो जाती है, उसको पढ़ के ही उसका आनंद लिया जा सकता है। और उसके बाद वजीरा सिंह बुलाने जाता है, लहणा सिंह लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता है, लेफ्टिनेंट साहब को मारता है, लेफ्टिनेंट साहब जवाब में मारते हैं, लहणा सिंह की जांघ में गोली लगती है। और उसके बाद में फिर वो अब सिख फौज आ जाती है, जर्मन हारते हैं। ये सब चौथे खंड में ही चल रहा है। चौथे खंड में ही आपको पता चलता है कि जब अस्पताल से गाड़ी आती है, फिर जर्मनों से लड़ाई में फिर लहणा सिंह को एक गोली लगती है। पहली गोली जांघ में लगी थी, दूसरी गोली पसलियों में लगती है। यहाँ कहानी में एक कहानी और लगातार चल रही है। वो कहानी चल रही है बोधा के बारे में और बोधा के पिता के बारे में। बोधा एक दूसरा फौजी है जिसका लहणा सिंह लगातार ध्यान रख रहा है। और जब एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस आकर के ये कहती है कि भाई घायलों को इसमें बिठा दिया जाए, तो जगह कम है, तो लहणा सिंह बोधा को बिठा देता है और खुद रुक जाता है, और वो दुशाला लपेटे रहता है जिससे किसी को पता न लगे कि उसे भी बहुत भारी मतलब जानलेवा घाव हुआ है। और वो एम्बुलेंस चली जाती है, लहणा सिंह बोधा को भेज देता है, खुद रह जाता है। अब आपके दिमाग में लगातार पैदा होगा कि ये इतना साहसी है, ये इतना चतुर है, ये इतना बुद्धिमान है, ये लेकिन साथ में बलिदान क्यों दे रहा है? इसका रहस्य खुलता है कहानी के 5वें हिस्से में। कैलाश जी, समय कितना हुआ है देखिए, मुझे लगता है बात मुझे अगले खंड तक बढ़ानी पड़ेगी। 14। 5वें खंड में कहानी पीछे जाती है। देखिए, ये कहानी लिखने की बड़ी उन्नत शैली है कि जिसमें कहानी आगे से शुरू हो, एक रहस्य की सृष्टि हो, एक सस्पेंस बने, एक कुतूहल पैदा हो आपके मन में कि आखिर लहणा सिंह ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसका राज आपको अंत में 5वें सेक्शन में खुले। यानी आपको कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ खत्म हुई, कहानी आगे पीछे जाती है। और ये कहानी के अंत में वो कहते हैं
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, सारे दृश्यों के सामने साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है और कहानी पीछे लौट के जाती है। लहणा सिंह, मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, गुलेरी जी लिखते हैं, और कहानी पीछे जाती है। 12 वर्ष की उम्र में लहणा सिंह पूछता है एक लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ हो गई, देखते नहीं हो रेशम से फूलों वाला सालू। और उसके बाद फिर कहानी 25 साल आगे जाती है। लहणा सिंह नंबर 77 राइफल्स जमादार, 8 वर्ष की वो कन्या, उसे बिल्कुल याद नहीं थी। अचानक उसे पता चलता है जब रेजिमेंट के उसके अफसर की चिट्ठी आती है तो सूबेदार हजारा सिंह उसको कहता है कि पड़ोस में मेरे यहाँ से होते हुए मुझे लेकर के जाना। फौजी क्या होता है, जब लड़ाई छिड़ती है और उनको बुलाया जाता है तो एक इलाके के फौजी सब इकट्ठे होकर साथ जाते हैं। तो जब वह हजारा सिंह के घर जाता है तो हजारा सिंह उससे कहते हैं कि सूबेदारनी तो तुझको जानती है, सूबेदारनी मतलब हजारा सिंह की पत्नी, जा मिल ले। तो लहणा सिंह भीतर जाता है रेजिमेंट के क्वार्टर में जाकर के मत्था टेकना, मतलब वो माथा टेकता है क्योंकि उसके वो साथी की पत्नी है, तो पूरा आदर देते हुए कहता है। तो वो कहती है मुझे पहचाना? तब वो कहता है नहीं। तब वो कहती है तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू, अमृतसर। और एकदम से सब, बस इसके बाद एकदम से मूर्छा खुलती है और कहानी वापस वर्तमान काल पे लौटती है। पसली का घाव बह निकला है, खून बह रहा है, लहणा सिंह मरने जा रहा है, वजीरा पानी पिला दे, वो कहता है। फिर वापस कहानी पीछे जाती है क्योंकि मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है। हमारी हिंदी फिल्मों में टेक्निक बहुत काम में ली जाती है, इसे कहते हैं फ्लैशबैक टेक्निक। हिंदी में इसको कहेंगे पूर्व दीप्ति तकनीक। हिंदी में किसी भी शैली में, बल्कि कहानी तो शुरू ही तब हुई थी, हिंदी में पहली बार इस पूर्व दीप्ति तकनीक का इस्तेमाल इसी कहानी में किया गया था। बाद में तो इतना सुपरहिट हुआ कि आगे बहुत ज़्यादा हुआ। सबसे अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल अज्ञेय ने अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी में किया है, उसका बीज आप इस कहानी में देख सकते हैं। फिर वापस कहानी पीछे जाती है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घगरिया पलटन क्यों न बना दी जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं लड़ाई के लिए। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन लोगों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहणा भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे। कहानी वापस वर्तमान काल में लौट आई। दरअसल ये सूबेदारनी थी जो वो बच्ची थी, और इस सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति और बेटे का ध्यान रखना, और इसीलिए लहणा सिंह ने खुद घायल होते हुए भी उन दोनों को एम्बुलेंस में रवाना किया और खुद यहाँ पे रह गया। और फिर आखिरी सीन है, मृत्यु से पहले वाला सीन है। लहणा सिंह का गोद में अपना सर रख के वजीरा बैठा है। अभी तक वो बोल रहा था वजीरा पानी पिला दे, अब पहली बार वो बोलता है कौन? कीरत सिंह। वजीरा को समझ में नहीं आया किसका नाम है, लेकिन वो कहता है हाँ भैया मुझे कुछ और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिख रख ले। ये कीरत सिंह लहणा सिंह का छोटा भाई है। मृत्यु के पास उसको अपने परिवार की याद आ रही है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। लहणा सिंह को मरते समय यह नहीं लग रहा है कि वो जर्मनी के मैदान में है, उसे लग रहा है वह अपने घर के खेत में आम के पेड़ के नीचे है और उसके भाई की गोद में उसका सर है। और वह कीरत सिंह से कह रहा है कि जब इसका आम पके तो तुम दोनों चाचा भतीजा खूब खाना। एक तरह से देखा जाए तो वह अपने भाई को अपने पुत्र की जिम्मेदारी सौंप रहा है क्योंकि उसका अंत समय निकट आ गया है। आखिरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहणा सिंह। अखबार में एक छोटी सी लाइन जिससे आपको पता लगता है कि लहणा सिंह नहीं रहा। लहणा सिंह ने बलिदान दे दिया। किसके लिए बलिदान दिया, इसका शीर्षक में भेद छुपा है। उसने कहा था, इसलिए लहणा सिंह ने जान दे दी।
कहानी की बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं शेष बात अब ये अभी तक तो मेरा कहानी सुनाने में ही समय निकल गया। इस कहानी की कुछ विशेषताओं पे मैं अगले खंड में बात करता हूँ। फिलहाल आप इस खंड को देखिए।